हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वर्णमाला का दूसरा पार्ट करेंगे, जिसमें आज हम लोग व्यंजन करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में स्वर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो उस वीडियो को अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, डेली की डेली PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ उसकी PDF आपको उसी दिन मिल जाती हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कल वीडियो मैं नहीं बना पाया था क्योंकि जुकाम मुझे काफ़ी भयंकर तरीके से हो गया था। आज भी आवाज़ से आपको लग रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों शुरुआत करते हैं व्यंजन की। तो दोस्तों, पहले भी बात कर चुके हैं व्यंजन की परिभाषा की। तो यहाँ पे परिभाषा क्या हो जाएगी? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे का है, तो का में आप देखेंगे यहाँ पे स्वर छिपा हुआ है। और कौन सा स्वर छिपा हुआ होता है? तो छोटा आ यहाँ पे छिपा हुआ होता है। यहाँ पे जब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे का के नीचे हलंत, ठीक है, और प्लस आ, तो इसमें छोटा आ जो है छिपा हुआ होता है। इसी तरह चा या कोई भी आप व्यंजन ले लीजिए, उसमें आ छिपा हुआ होता है। जब आप चा बोलेंगे तो उसमें आ की भी साउंड आती है, ठीक है। तो यहाँ पे बिना स्वर के जो है इस तरह से लिखा जाता है चा, और उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। तो इस तरह से आप इसका उच्चारण ऐसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन चा का उच्चारण करना है तो आपको आ की मदद लेनी पड़ेगी, तभी जो है आप बोल पाएंगे चा, ठीक है। यहाँ पे आ की साउंड आ रही है। अब देखिए, आगे बात करेंगे मूल व्यंजनों की संख्या। दोस्तों, अगर आपसे मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए, मूल व्यंजन कितने हैं, तो मैंने आपको बताया था हिंदी वर्णमाला में टोटल जो है 52 स्वर होते हैं, जिसमें से स्वर जो है कितने होते हैं? स्वर जो है 11 होते हैं। स्वर 11 होते हैं। और व्यंजन की बात करें तो 52 में से अगर 11 माइनस कर देंगे तो 41 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ पुस्तकों में 41 दिया रहता है। यहाँ पे व्यंजनों की कुल संख्या की अगर बात करेंगे तो कुछ पुस्तकों में 41 दिया रहता है, कुछ में 39 दिया रहता है। वो अभी आप आगे हम बात करेंगे क्यों ऐसा है, ठीक है। और आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरह से करना है। तो अगर हम बात करते हैं मूल व्यंजनों की संख्या, तो मूल व्यंजनों की संख्या जो है कितनी होती है? 33 होती है। 33 जो है मूल व्यंजन होते हैं, जिसमें से 25 क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। 25 जो है स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जो का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो उनकी अभी बात करने वाले हैं। स्पर्श व्यंजन की पूरी डेफिनेशन के साथ बात करेंगे, और कौन कौन से इसमें व्यंजन आते हैं वो भी बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। और इसके अलावा 4 व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, तीनों सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो 25, 4, 28, 4, 33, तो ये जो है मूल व्यंजन इतने ही होते हैं। इनको जो है मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है 25, 4, 28, 4, 33, तो ये हो जाते हैं मूल व्यंजन। और इसके अलावा जो व्यंजन अगर हम बात करें 39 कैसे हो जाते हैं, तो 33 के अलावा 4 जो है संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन आपका छा, त्रा और ज्या, और इसके अलावा श्रा, ये जो है 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। द्विगुण व्यंजन जिनको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, ये जो है 2 हो जाते हैं। तो ये जो है एक हो जाता है आपका ड़ा और एक ढ़ा, ठीक है। और अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? तो अन और आह, ये जो है अयोगवाह कहलाते हैं। तो व्यंजनों की कुल संख्या 39 या 41 कैसे हो जाती है? तो यहाँ पे जो है कुछ पुस्तकें अयोगवाह को व्यंजन में काउंट कर लेती हैं, जबकि अयोगवाह जो है ये न स्वर होता है न व्यंजन होता है। क्योंकि जब आप बोलते हैं अयोगवाह कौन कौन से? अन और आ। तो अन को आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें स्वर की भी साउंड है, आ और ना से मिलकर के बनता है अन। और जो आ है वो आ और हा से मिलकर के बना है। तो इसमें व्यंजन और स्वर दोनों के गुण आ जाते हैं, इसलिए जो है न इनको स्वर में रखा जा सकता है ना व्यंजन में, ठीक है। तो अगर इनको काउंट नहीं करेंगे तो जो है व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी? 39। अगर इनको कुछ पुस्तकें काउंट करती हैं तो 41 जो है व्यंजनों की संख्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाता है आपसे व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? अगर ऑप्शन में 39 दिया है तो 39 टिक करेंगे, 41 दिया है तो 41, दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा।
मान लीजिए अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो आपको 39 टिक करना होगा। ठीक है, 39 टिक करना होगा, क्योंकि अयोगवाह जो है ये व्यंजन में काउंट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो 39 आप पिक करेंगे। तो ये जो है हो जाते हैं टोटल कितने, 39 व्यंजन, अगर हम अयोगवाह को नहीं काउंट करते हैं तो। और आगत व्यंजनों की बात करेंगे तो आगत व्यंजन जो यहाँ पे ये जो जा है इसके नीचे नुक्ता लगा है, तो ये जो अरबी, उर्दू या फारसी के जो शब्द होते हैं उनके साथ प्रयोग किया जाता है। तो जा और फा, इनका प्रोनाउंसिएशन जो है, जा ऐसे जा नहीं बोला जाता, जा ऐसे जो जीभ है उसको थोड़ा कंपित करके बोला जाता है, और फा को फा ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आगत व्यंजन है जो कि उर्दू, अरबी, फारसी इन भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे अब बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण की बात करेंगे तो व्यंजनों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे। स्पर्श के आधार पर ये जो व्यंजन होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख के किसी भाग के स्पर्श करने से होता है वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने के लिए हमारी जीभ को मुख के किसी भाग को टच करना पड़ता है तब वो व्यंजन हम उच्चारित कर पाते हैं, तो ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। जैसे हमारी जीभ को तालू को छू करके बोलना पड़ता है कुछ व्यंजनों को, कुछ को कंठ को टच करके, कुछ को मूर्धा को टच करके, और कुछ को दांत को टच करके। तो इस तरह के जो स्पर्श करके व्यंजन होते हैं, जीभ हमारी मुख के किसी भाग को स्पर्श करके ध्वनि निकालती है, तो ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, तो ये वर्गों में बटे होते हैं। का वर्ग, यहाँ पे आप देख सकते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो ये वर्गों में बटे हैं, तो इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं स्पर्श व्यंजनों को। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 5 वर्ग है, और हर वर्ग में 5 वर्ण है, 5 व्यंजन हर वर्ग में है। तो इस तरह से जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो जाती है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप 27 बताएंगे। ऐसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 बताएंगे। लेकिन उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो 27 बताएंगे। कितने, 27 बताएंगे। इसमें जो है 25 स्पर्श व्यंजन तो होते ही हैं, और उसके अलावा जो उच्छिष्ट व्यंजन है रा और रा, ये भी जो है काउंट कर लिए जाते हैं उच्चारण के आधार पर, क्योंकि ये भी स्पर्श व्यंजन है। तो उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 आप बताएंगे। तो स्पर्श व्यंजनों में भी स्थान के आधार पर, जो इनका उच्चारण स्थान है उसके आधार पर कई तरह से इनको बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला जो हो जाएगा वो है कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन में जो है का वर्ग के सभी वर्ण आ जाते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। तो इनका जो उच्चारण है वो हमारी जीभ का जो पिछला हिस्सा है कंठ को टच करके इनका उच्चारण करती है। कंठ को स्पर्श करके हमारी जीभ का पिछला जिन वर्णों का उच्चारण करता है उनको क्या कहते हैं, कंठ व्यंजन कहते हैं। तो इसमें का वर्ग के सभी वर्ण आ जाते हैं। तो यहाँ पे का, खा, गा, घा, अंगा, इनको आप बोल के देखिए तो आपकी जो जीभ है वो कंठ यानी गले को टच कर रही होगी, जीभ का पिछला हिस्सा गले को टच कर रहा होगा। ठीक है, और फिर जो आ जाता है वो है तालव्य व्यंजन। तो तालव्य व्यंजन कंठ से थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो तालु आ जाता है आपका। तो तालु को टच करके आप चा बोल करके देखिए, चा बोलते हैं तो आपकी जो जुबान है वो जहाँ पे टच करती है वही है तालु। तो चा वर्ग के सभी जो अक्षर हैं वो जो है तालव्य हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जीभ जो है तालु को स्पर्श कर रही होती है। ठीक है, तो चा, छा, जा, झा, या, इन सभी वर्णों को आप बोलेंगे, इन सभी व्यंजनों को जब आप बोलेंगे तो हमारी जीभ जो है एक ही स्थान पर स्पर्श कर रही होगी, और वो कौन सा स्थान है, वो है तालु। और फिर जो है अगला है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन, तो आप जो है मूर्धन्य अपने मुंह में पता करना चाहते हैं कहाँ पे मूर्धा है, तो टा बोल के देखिए। टा आप बोले तो हमारी जीभ जिस स्थान को टच कर रही है उसको कहते हैं मूर्धा। और जब जीभ मूर्धा को टच करके कोई साउंड निकालती है तो उसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हो जाते हैं, तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने के लिए हमारी जो जीभ है वो मूर्धा को टच करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है, उनको क्या कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो इसमें टा वर्ग के सभी अक्षर आ जाते हैं, सभी वर्ण आ जाते हैं, टा, ठा, डा, ढा और रणा। ठीक है, और उसके बाद दंतव्य व्यंजन। तो
तो दंतव्य व्यंजन में हमारी जीभ दांत को स्पर्श करती है। ता बोल के देखिए, ता बोलेंगे तो आपकी जुबान जो है दांत को स्पर्श करेगी। तो ता वर्ग के जितने भी पांचों अक्षर हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, दंतव्य व्यंजन कहलाते हैं। ता, था, दा, धा और ना, इनको बोल के देखेंगे तो आपकी जो जीभ है वो दांत को स्पर्श कर रही होगी। फिर जो है ओष्ठ व्यंजन, तो इनके लिए जो है ओठ का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। दोनों होठों को परस्पर आप टच कराएंगे तब जो है ये ध्वनि निकाल पाएंगे। तो इसमें जो है पा वर्ग के सभी वर्ण आ जाते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। तो इन वर्णों को आप बोलिए तो बिना दोनों होठों को स्पर्श कराए आपस में आप इन ध्वनियों को नहीं बोल पाएंगे। पा, फा, बा, भा, मा बोलने के लिए अगर होठ ना हो तो इन व्यंजनों को आप बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है। फिर दोस्तों आगे जो है दिया गया, प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाता है। तो जितने भी वर्ग यहाँ पे दिए गए हैं, का वर्ग हो, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनका पंचम अक्षर, ये जो पांचवा अक्षर है, जैसे अंगा, या, रा, ना और मा, ठीक है, तो इनको नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनको जब बोलते हैं तो नाक से थोड़ा सा नाक से ध्वनि आती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो इन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु और होठों का स्पर्श तो होता है लेकिन पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता है, और नाक और मुंह से बहुत कम वायु निकलती है। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ का मतलब अंदर, तो इसमें वायु अंदर ही रह जाती है, तो इसमें बहुत कम वायु निकलती है नाक और मुंह से। और जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ और तालु होठों का स्पर्श तो होता है लेकिन जो है पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता है। आप बोल करके देखिए, या, रा, ला, वा, ये चार जो है अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजनों में जो है या और वा, ये जो है क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर। अर्धस्वर क्यों कहलाते हैं, अर्धस्वर इसलिए कहलाते हैं कि इनका प्रयोग जो है स्वरों के स्थान पर भी किया जा सकता है। इनका प्रयोग स्वरों के स्थान पर भी किया जा सकता है। आप देखेंगे जैसे महिलाएं, तो यहाँ पे जो है ए है, ठीक है, ये क्या है, स्वर है, और यहाँ पे हमने या का प्रयोग कर लिया, ए की जगह या का प्रयोग कर लिया, तो स्वर के स्थान पे अगर हम इनका प्रयोग कर पा रहे हैं तो इसीलिए जो है इनको अर्धस्वर कहते हैं। जैसे कौवा में आप देखेंगे आ के स्थान पर वा का प्रयोग कर लिया गया, तो यहाँ पर जो है वा क्या हो जाएगा, अर्धस्वर हो जाएगा। इसी तरह से लिए में ए की जगह पे या का प्रयोग कर लिया गया, तो यहाँ पे जो है इसको क्या कहेंगे, अर्धस्वर कहेंगे। तो अर्धस्वर कौन कौन से हो जाते हैं, या और वा। या और वा इनको जो है क्या कहेंगे, अर्धस्वर, और इनको संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। तो संघर्षहीन व्यंजन भी पूछ लिया जाए आपसे तो आप किसका नाम बताएंगे, या और वा। या और वा दो व्यंजन हैं जिनको संघर्षहीन व्यंजन भी कहा जाता है। फिर दोस्तों आगे बात करेंगे लुंठित व्यंजन क्या होते हैं। लुंठित व्यंजन होता है आपका रा, ये अंतस्थ व्यंजन तो है ही है लेकिन जो है ये लुंठित व्यंजन भी है, या इसको प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन क्यों कहते हैं, इस व्यंजन का उच्चारण करने पर जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कंपन करती है। आप जो है रा बोल करके देखिए तो आप देखेंगे जो आपकी जीभ की नोक है वो थोड़ा सा कंपन करती है, तो जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कंपन करती है, तो इसीलिए इनको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं या इनको लुंठित व्यंजन कहते हैं। और फिर जो है आगे बात करेंगे पार्श्विक व्यंजन की। तो पार्श्विक व्यंजन ये भी अंतस्थ व्यंजन में ला आपका आता है, और ला ही जो है पार्श्विक व्यंजन में भी आता है। पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा क्या हो जाएगी, इस व्यंजन के उच्चारण में वायु जीभ के दोनों बगल से होकर निकल जाती है। तो पार्श्व का मतलब ही होता है बगल, तो पार्श्विक व्यंजन का मतलब हो जाएगा कि ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में वायु जो है जीभ के बगल से निकल जाए। तो ला को आप उच्चारित करके देखिए तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जीभ के दोनों बगल से वायु निकल जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, किसको, ला को। लुंठित व्यंजन रा हो जाता है और पार्श्विक व्यंजन आपका ला हो जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। ऊष्म जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऊष्म मतलब क्या होता है, गर्म। तो ऊष्मा मतलब गर्मी, तो ऊष्म मतलब क्या हो जाता है, गर्म। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्म वायु बाहर निकलती है उनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि घर्षण होता है, इनका उच्चारण करते समय थोड़ा सा घर्षण होता है, और घर्षण का मतलब संघर्ष। ठीक है, तो घर्षण अगर हो रहा है तो यानी कि वो संघर्षी व्यंजन भी कहे जाएंगे, और घर्षण के कारण ही गर्म वायु बाहर निकलती है। तो उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो तीनों सा होते हैं,
ये तालव्य सा और ये छोटा सा और ये मूर्धन्य सा या जो है षटकोण सा इसको कहते हैं, और हा। इन व्यंजनों को आप बोल करके देखिए। आप बोलते समय अपनी हथेली को जो है आप अपने मुंह के पास रखिए, तो बोलेंगे तो आपको गर्म वायु महसूस होगी अपनी हथेली पर। तो इसीलिए जो है इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, तीनों सा और हा को। फिर अगर पूछ लिया जाए आपसे संयुक्त व्यंजन किनको कहते हैं, तो संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर के बनते हैं उनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से मिलकर के बनेंगे उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाएगा। तो इसमें जो है 4 व्यंजन आपके आ जाते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। क्या की बजाय इनको ज्या बोलना ज़्यादा सही होगा, इसका सही उच्चारण ज्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे छा की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो है का है, ये का पूरा नहीं है। यहाँ पे अगर हलंत लगा है तो यानी कि ये आधा का है, तो आधा का और शा यहाँ मिला करके क्या हो जाता है, शा हो जाता है। और इसका भी प्रोनाउंसिएशन जो है लोग सही से नहीं कर पाते। इसका जो है प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए क्षा की तरह। जैसे कक्षा बोलना है आपको तो कक्षा बोलेंगे, कक्षा बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है इसका उच्चारण किया जाता है, क्योंकि ये आधा का और शा से मिलकर के बना है तो क्षा बोलेंगे इसको। ठीक है, और त्रा, तो यहाँ पे आधा ता और रा, ता के नीचे हलंत है यानी ये आधा है, तो आधा ता और रा मिला करके क्या बनता है, त्रा। और ज्या की बात करेंगे तो जा, इसमें आधा जा हो जाएगा और या, तो इसको जो है एक साथ बोलेंगे तो क्या साउंड आएगा, ज्या। विज्ञान, ठीक है, इसका सही उच्चारण क्या होगा, विज्ञान। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान। ठीक है, या ज्ञान, तो ज्ञान होगा ना कि ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हो जाता है ज्या। ठीक है, और श्रा, श्रा में जो है आधा सा होता है प्लस रा, आधा सा और रा मिला करके क्या बनता है, श्रा। ठीक है, तो इसको जो है श्रा पढ़ते हैं। फिर आगे बात करेंगे द्विगुण व्यंजन की। द्विगुण व्यंजन या इनको जो है उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त का मतलब क्या होता है, फेंकना। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ मूर्धा को छू करके तुरंत झटके से नीचे की ओर आती है। जीभ जैसे ही मूर्धा को मैंने बताया था, टा को आप बोलिए तो जहाँ पे जीभ आपकी स्पर्श कर रही है वहाँ जो है होता है मूर्धा। तो मूर्धा को छू करके तुरंत झटके से नीचे की ओर आती है। ठीक है, मूर्धा को जैसे जीभ टच करेगी तो जैसे कि वो फेंक रहा हो, मूर्धा आपकी जीभ को नीचे फेंक रही हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। और इसमें जो है आपके 2 व्यंजन आ जाते हैं, ड़ा और ढ़ा। इसको बोल करके देखिए, आपकी जो जुबान है वो मूर्धा को टच करेगी और तुरंत झटके से नीचे आएगी। ड़ा आप बोलिए या ढ़ा बोलिए तो ऐसा आपको महसूस होगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे अयोग वाह की बात करते हैं। तो ऐसे वर्ण जो आ के योग से बने हैं लेकिन व्यंजन की तरह उच्चारित होते हैं उनको क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। तो अन और आह ये जो है आ के योग से बने हैं। जब अन बोलते हैं तो आ की भी साउंड आती है और ना की भी साउंड आती है, और आह बोलते हैं तो आ की भी साउंड आती है और हा की भी साउंड आती है। तो ये जो है व्यंजन और स्वर इनमें दोनों के गुण पाए जा रहे हैं। तो आ के योग से बने हैं लेकिन इनका जो उच्चारण है वो व्यंजन की तरह हो रहा है। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। और 2 ही हैं, अन और आह। अन को जो है क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और आह को क्या कहते हैं, विसर्ग। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बात करेंगे आगत व्यंजन क्या होते हैं। तो आगत व्यंजन ये जो है वर्णमाला के 52 वर्णों में काउंट नहीं किए जाते हैं। और ये कौन से व्यंजन होते हैं, तो अरबी और फारसी भाषा से लिए गए ये वर्ण हैं आगत व्यंजन। और ये कौन कौन से हैं, तो जा, मैंने आपको बताया इसको जो है जा ऐसे बोलते हैं, जा सीधा सीधा नहीं बोलते हैं, इसमें जीभ आपकी थोड़ी सी कंपन करेगी, जा। और फा को जो है यहाँ पे फा को आप बोलेंगे तो ऐसे आप फा बोलते हैं दोनों होठों को टच करके, लेकिन इस फा को अगर आपको बोलना होगा तो जो निचला दांत है उसको अगर आप नीचे वाले होठ से टच करके बोलेंगे तो सही प्रोनाउंस आएगा, फा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके जो है कुछ शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो जा से हो जाएगा जज्बा, और यहाँ पे गज़ल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये अरबी फारसी के शब्द हैं। तो गज़ल, इसमें जो है ये नुक्ता लगा हुआ है, तो नीचे नुक्ता लगा है तो यानी कि ये जो है आगत व्यंजन है। ठीक है, और हालांकि और भी होते हैं जैसे का के नीचे भी नुक्ता लगा करके प्रयोग किया जाता है, लेकिन आगत व्यंजन माना जाता है केवल जा और फा को जो है मान्यता प्राप्त है हिंदी में। ठीक है, तो आगत व्यंजन अगर पूछा जाए तो 2 ही आप बताएंगे, जा और फा। ठीक है, और यहाँ पे अगर फा की बात करेंगे तो
फा से जो है अफीम, आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अफीम मैंने ले लिया है यहाँ पे एक शब्द, जिसमें यहाँ पे फा के नीचे नुक्ता है, और तूफान। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे आप तूफान? तूफान नहीं बोलेंगे, तूफान बोलेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों वर्गीकरण जो है व्यंजनों का प्राण वायु के आधार पर किस तरह से किया गया है इसकी बात करेंगे। तो प्राण वायु के आधार पर जो है दो तरह के व्यंजन होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण में कम वायु बाहर, यहाँ पे बाहर होगा। ठीक है, कम वायु बाहर निकलती है। ठीक है, तो अल्प से आपको पता ही चल रहा है, अल्प मतलब कम या थोड़ा, तो इसमें जो है कम वायु बाहर निकलती है इनके उच्चारण में। तो ये कौन कौन से व्यंजन होते हैं अल्प प्राण? तो प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, जो का चाटा तापा वर्ग मैंने आपको बताया, तो हर वर्ग का विषम वर्ण यानी कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा, जैसे मैंने लिख लिया का, खा, गा, घा और अंगा। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों आपके हो जाएंगे अल्प प्राण। इनको जब आप उच्चारित करेंगे तो कम वायु बाहर निकलेगी। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन भी जो है अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये भी अल्प प्राण में आते हैं। और सभी स्वर जो है री को छोड़ करके जितने स्वर हैं आ से लेकर के अ तक, वो सभी जो है अल्प प्राण में आते हैं। और इसके अलावा उच्छिप्त व्यंजन रा, उच्छिप्त व्यंजन रा और ढ़ा है एक, तो उसमें से रा जो है ये आता है अल्प प्राण में, और ढ़ा की बात करेंगे तो ढ़ा आता है महाप्राण में। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे उच्छिप्त व्यंजन हो गया रा, जो कि अल्प प्राण में आता है। अब बात करेंगे महाप्राण की। महाप्राण तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। तो इसमें जो है अधिक वायु बाहर निकलती है जब आप इनका उच्चारण करेंगे, तो इसमें जो है प्रत्येक वर्ग का समवर्ण यानी कि दूसरा और चौथा, तो यहाँ पे दूसरा ये खा हो जाएगा और घा, इनको आप बोल करके देखिए तो इसमें जो है इनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हो जाते हैं महाप्राण, जिसमें अधिक वायु बाहर निकलती है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का समवर्ण, दूसरा और चौथा, इसको आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अल्प प्राण, तो यहाँ पे अल्प में जो है तीन वर्ण है आ, हालांकि ये आधा ला है, लेकिन इसको तीन काउंट कर लीजिए, 1 2 3, तो 3 वर्ण इसमें है। तो यानी कि 3 कैसा होता है? विषम। तो जितने भी विषम वर्ण वाले अक्षर हैं वो जो है अल्प प्राण में आ जाएंगे। और महा में आप देखेंगे, महा, तो महा जो है 2 अक्षरों से मिल करके बना है, तो यानी कि ये सम, तो इसमें जो है सम वाले आ जाएंगे, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का सम वर्ण जो है महाप्राण व्यंजन होता है। और इसके अलावा सभी ऊष्म व्यंजन जो है तीनों सा और हा, ये जो है महाप्राण में आ जाते हैं। इसके अलावा उच्छिप्त व्यंजन मैंने आपको बताया, उच्छिप्त व्यंजन में ढ़ा जो है ये आता है महाप्राण में। फिर दोस्तों आगे बात करेंगे घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर जो है वर्गीकृत किया जाता है व्यंजनों को। इसमें भी 2 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। एक जो होते हैं वो अघोष व्यंजन होते हैं, और एक होते हैं घोष, या जिनको सघोष भी कहते हैं। तो अघोष की पहले बात करेंगे। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न नहीं होता, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। स्वर तंत्रिका जो हमारी वॉइस बॉक्स है, जो कंठ के पास होती है, तो इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न नहीं होता, तो वे क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है, जैसे का, खा, गा, घा में का, खा, गा, घा और अंगा, तो यहाँ पे पहला और दूसरा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अघोष हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? अघोष। का और खा बोल करके देखिए तो स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएंगे? अघोष व्यंजन कहलाएंगे। और इसके अलावा जो है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष हो जाता है। इसके अलावा तीनों सा हो जाते हैं अघोष। ठीक है, तीनों सा क्या हो जाते हैं? अघोष हो जाते हैं। इसके अलावा आगत व्यंजन जो है, जो फा है, आगत व्यंजन मैंने आपको बताया 2 ही है, जा और फा। तो फा जो है ये हो जाता है अघोष। ठीक है, फिर अब आगे बात करेंगे सघोष या घोष।
घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन, तो ऐसे व्यंजन जिनका जो है उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता है, वे जो है क्या कहलाते हैं, घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो आप जो है गा, घा और गा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको अगर आप बोल करके देखेंगे तो आपकी स्वर तंत्रिका में जो है कंपन उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, ये जो है घोष या सघोष व्यंजन कहे जाएंगे। और इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया। इसके अलावा जो है सभी स्वर भी जो है किस में आते हैं, ये भी जो है घोष में आते हैं। किस में आते हैं, घोष। और हा भी जो है घोष में आता है, हा भी किस में आता है, घोष में आता है। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो 4 व्यंजन होते हैं यार अलावा, तो ये चारों जो है किस में आते हैं, घोष में आते हैं। उच्छिप्त व्यंजन, तो दोनों उच्छिप्त व्यंजन भी किस में आते हैं, घोष में आते हैं, रा और ढ़ा। और इसके अलावा आगत व्यंजन, एक आगत व्यंजन तो आपका जो है अघोष में आता है जो कि फा है, और एक आगत व्यंजन जो जा है ये किस में आता है, ये घोष में आता है। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बात करेंगे। फिर आगे दंतमूल व्यंजन, दंतमूल व्यंजन या वत्स्य व्यंजन भी इनको कहते हैं। तो दंतमूल क्या होता है, मूल मतलब कि जड़, जहाँ पे दांत की जड़ होती है वहाँ पे हमारी जीभ स्पर्श करके इन वर्णों का उच्चारण करती है, तो उनको जो है क्या कहेंगे, दंतमूल व्यंजन कहेंगे। ठीक है, आप जो है ना बोल करके देखिए, ना बोल करके देखिए या सा बोल करके देखिए, आपकी जीभ देखिए कहाँ टच कर रही है, तो जहाँ पे भी टच कर रही है ना बोलने पर वही क्या है, दंतमूल है। ठीक है, तो ना और सा और रा, और ये जो आगत स्वर है, सॉरी आगत व्यंजन है जा और ला, तो ये जो है क्या हो जाते हैं, ये 5 व्यंजन जो है क्या हो जाते हैं, दंतमूल व्यंजन हो जाते हैं। और दंतोष्ठ व्यंजन कहा जाए आपसे कौन सा होता है, तो दंतोष्ठ व्यंजन एक ही होता है, वो है वा। तो इसमें दांत और ओंठ का प्रयोग, दोनों का प्रयोग होता है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। वा बोल करके देखिए तो आप देखेंगे आपका जो निचला दांत है और जो निचला होंठ है वो दोनों आपस में टच करते हैं, तब जो है वाह की साउंड आती है, वाह। ठीक है, आगे जो है दोस्तों एक टेबल मैंने यहाँ पे दे दी है आपको, क्योंकि आज जो है मैंने व्यंजन आपको पढ़ाया है। तो व्यंजन में जैसे मैंने आपको बता दिया कि कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे का वर्ग मैंने बता दिया, लेकिन कुछ स्वर भी होते हैं। ठीक है, कुछ स्वर भी होते हैं जो कंठ स्वर होते हैं, तो यहाँ पे पूरी टेबल है। ठीक है, यहाँ पे पूरी टेबल है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, सभी के लिए पूरी टेबल है। तो कंठ में जैसे स्वर भी आ जाता है, स्वर कौन कौन से आते हैं, तो छोटा आ और बड़ा आ, ये कंठ स्वर हो जाएगा, और का वर्ग के सभी व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे का वर्ग के सभी व्यंजन हो जाएंगे। और इसके अलावा कंठ जो है हा भी जो है, और इसके अलावा विसर्ग जो आह है, इसको भी आप बोलें तो आप देखेंगे कंठ जो हमारी जीभ का पिछला हिस्सा है वो कंठ को स्पर्श करता है। ठीक है, तब आप इसको बोल पाते हैं। तो ये जो है कंठ में ये सारे आ जाते हैं। और तालव्य में यानी तालु को हमारी जीभ स्पर्श करके, तालु का प्रयोग करके जब जो भी स्वर या व्यंजन बोले जाते हैं वो जो है तालव्य होते हैं। तो इसमें स्वरों में जो है छोटी ई और बड़ी ई आ जाता है, और बाकी जो है चा वर्ग के सारे व्यंजन आ जाते हैं। और या भी तालव्य में आ जाएगा। और इसके अलावा जो तालव्य सा है, सलजम वाला सा, इसको तालव्य सा भी कहते हैं, तो ये जो है तालव्य सा हो जाता है। इसमें तालव्य में मूर्धन्य में जो है आपका स्वरों में जो है री आ जाता है। और इसके अलावा व्यंजनों में टा वर्ग के सभी व्यंजन आ जाते हैं, टा, ठा, डा, ढा, णा। और अंतस्थ व्यंजनों में यहाँ पे रा आ जाएगा, और ऊष्म व्यंजनों में ये जो है मूर्धन्य सा आ जाएगा। ठीक है, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। फिर दोस्तों दंतव्य की बात करते हैं, तो दंतव्य में दंतव्य स्वर कोई नहीं होता। दंतव्य में जो है ता वर्ग के सभी व्यंजन आ जाते हैं, ता, था, दा, धा, ना। और दंतव्य में ला आ जाता है, और इसके अलावा सा आ जाता है। ठीक है, ओष्ठ में ऊ और ऊ का उच्चारण करेंगे तो आप देखें ओठों का प्रयोग करना पड़ रहा है आपको। ठीक है, ओठ नहीं होंगे तो ऊ या ऊ आप नहीं बोल पाएंगे। और इसी तरह व्यंजन में जो है पा वर्ग के कोई भी वर्ण को आप बिना होठ की सहायता से नहीं बोल पाएंगे। तो पा, फा, बा, भा, मा ये जो है ओष्ठ में आ जाते हैं सभी। ठीक है, और आगे जो है मैं एक डायग्राम भी यहाँ पे लगा दिया है। तो इसमें जो है हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए मूर्धा आपको पता करनी है, तो मूर्धा जैसे टा आप बोलते हैं, आपकी जुबान जहाँ पे टच कर रही है वही है मूर्धा। यहाँ पे दिया गया है मतलब कि कहाँ पे मूर्धा होता है। तो यहाँ पे जो है टा बोल के देखिए,
तो मूर्धा आपका यहाँ पे होता है। और मूर्धन्य जो ध्वनियाँ हैं वो कौन कौन सी है, तो वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। री होता है और टावर के सभी जो है व्यंजन होते हैं, और जो है क्या होता है, ये मूर्धन्य सा हो जाता है। इसी तरह से नासिक के जो वर्ण होते हैं, मैंने आपको बताया पंचम अक्षर होते हैं वो जो है नासिक के होते हैं, जैसे काखा गागा, अंगा हो गया, इया हो गया, रा, ना और मा। और इसके अलावा अन भी जो है नासिक की, क्योंकि इसको बोलने पर भी आपकी नाक से जो है हवा निकलती है। दंत मूल जो है रा और ला हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको आप पूरा देख लीजिएगा इस डायग्राम को, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे जो है डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और चीज़ें हैं जो है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आप जो है बात करेंगे काकल्य वर्ण कौन से होते हैं। काकल्य वर्ण क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है। तो इस शब्द का उच्चारण सीधे कंठ द्वार से होता है और मुंह उच्चारण करते समय खुला रहता है। तो जिस शब्द का उच्चारण सीधे कंठ द्वार से होता है और मुंह उच्चारण करते समय खुला रहता है, उनको क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण कहते हैं। तो आप जो है हा और आहा इनको बोल करके देखिए, तो आप देखेंगे इनका जो उच्चारण है सीधे जो है कंठ द्वार से हो रहा है, और इनको उच्चारण करते समय आपका मुंह जो है खुला रहता है। मुंह बंद करके आप हा थोड़ी ना बोल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हा और आहा ये जो है क्या हो जाएंगे, काकल्य वर्ण। और काकल्य वर्ण को इनको जो है स्वर तंत्रीय वर्ण भी कहा जाता है। स्वर तंत्रीय वर्ण पूछ ले आपसे कौन से होते हैं, तो हा और आहा ये जो है स्वर तंत्रीय वर्ण भी होते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, तो यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो तो उनको क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि लट्टू, तो यहाँ पे जो है दोनों टा है, इसके बीच में कोई स्वर नहीं, यहाँ पे ये आधा टा है और फिर जो है ये पूरा टा है। तो यहाँ पे इस वाले टा के साथ तो स्वर है बड़ा ओ की मात्रा, लेकिन इस वाले टा के साथ कोई स्वर नहीं है। जैसे अगर आप ऐसे टा लिखते हैं तो इसमें जो है आ छिपा होता है, आधा टा प्लस आ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ये आधा टा है तो बीच में कोई स्वर नहीं, यानी कि आ को गायब कर दिया गया, नीचे हलंत लगा है, तो यानी कि इसमें जो है आ सम्मिलित नहीं है। इसी तरह दिल्ली हो जाएगा आपका, पत्ता हो जाएगा, महत्ता हो जाएगा। तो ये जो है जहाँ पे दो समान व्यंजन के बीच में कोई स्वर ना हो तो उसको क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। लेकिन जब दो असमान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, मात्रिक शब्द की बात करेंगे। मात्रिक शब्द कौन से होते हैं, तो जिन शब्दों में मात्राओं का बोध होता है, तो ये बिल्कुल जो है सरल सी बात है। जिन शब्दों में मात्राओं का बोध होगा वो जो है मात्रिक शब्द कहलाएंगे। जैसे विनय, तो यहाँ पे ई की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे जो है ये मात्रिक शब्द हो जाएगा। भारत, यहाँ पे आ की मात्रा लगी है। निराशा, तो यहाँ पे भी जो है मात्राएं लगी हैं, तो ये जो है मात्रिक शब्द हो जाएगा। और अमात्रिक शब्द, तो जिन शब्दों में मात्राओं का बोध नहीं होता उनको क्या कहते हैं, अमात्रिक शब्द। जैसे कि समय, तो इसमें कोई मात्रा नहीं। नमन, इसमें कोई मात्रा नहीं। अचरज, इसमें कोई मात्रा नहीं है। कल, इसमें कोई मात्रा नहीं। तो ये सब अमात्रिक शब्द हो जाते हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे 12 खड़ी क्या होती है। 12 खड़ी क्या होती है, तो किसी व्यंजन को अनुस्वार और विसर्ग के साथ स्वरों की मात्राओं के साथ री को छोड़कर लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। तो जब कोई व्यंजन, जैसे मैंने का को यहाँ पे लिख दिया अनुस्वार और विसर्ग के साथ, और फिर जो है सभी स्वरों के साथ, यहाँ पे ये जो है का अगर ऐसे लिखा तो यानी कि इसमें छोटा आ शामिल है, तो सभी स्वरों के साथ, तो यहाँ पे का हो जाएगा, फिर का हो जाएगा, यहाँ पे ई की मात्रा हो गई, फिर बड़ी ई की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, आओ की मात्रा। तो सभी स्वरों के साथ जब हम लिखते हैं तो उसको 12 खड़ी कहते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसी के लिए जो है मैंने यहाँ पे इसको शामिल किया है कि यहाँ पे जो है अनुस्वार और विसर्ग को पहले लिखा जाता है। जैसे बचपन में आपने 12 खड़ी पढ़ी होगी, तो वहाँ पे जो है टीचर आपका शुरुआत कराता था कक्का, किक्की, कुक्कू, इस तरह से। लेकिन शुरुआत आप जो है ध्यान रखेंगे ऐसे होती है, पहले जो है अनुस्वार यानी कंग कहा, फिर जो है कक्का, किक्की, कुक्कू, को कहो, इस तरह से आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।